हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज के क्वेश्चन आंसर्स। जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर चुके हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन आंसर्स को आज हम सॉल्व करेंगे, अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने लास्ट क्वेश्चन ये किया था कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि एक बीकर में हमें क्या करना है, 1 कप पानी लेना है, उसमें डाइल्यूट यानी कि तनु सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डाल देनी है। फिर पानी को गर्म करना है और जब ये उबलने लगे फिर हमें इसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर मिलाते हुए चलाते रहना है। अब हमें पाउडर को जो है तब तक मिलाते रहना है जब तक जो घोल है वो संतृप्त ना हो जाए। ठीक। अब एक चीनी मिट्टी के बर्तन में बच्चों, इसे चाइना डिश कहा जाता है, कुछ ऐसे व्हाइट कलर की होती है, ठीक है, इस तरीके से, और गोल ऐसे बॉटम से वो कुछ ऐसे राउंड होती है, तो इसे कहा जाता है चीनी मिट्टी के बर्तन, या हम कह सकते हैं सिंपली चाइना डिश। फिर हमें क्या करना है, एक चाइना डिश लेनी है, चाइना डिश में इसे छान लेना है और इसको कूल डाउन होने देना है, यानी कि ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। बिना हिलाए हमें रखना है। हमें जो है ये जो घोल हमने बनाया है इसको हमें नहीं छेड़ना है। हम धीरे धीरे देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट है उसके क्रिस्टल तैयार हो जाएंगे और ये जो क्रिस्टल्स बनेंगे बच्चों, ये होंगे शुद्ध यानी कि प्योर क्रिस्टल्स। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसमें जंग लगने से कैसे बचाव होता है। देखो कैसे बचाव होता है, इसको तो आप आसानी से समझ सकते हैं। देखो, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, कोई लोहे का गेट है। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या हमारे पास लोहे का कोई गेट है इस प्रकार। अब इस गेट को हम क्या कर लेंगे, पेंट कर लेंगे। मान लेते हैं इस पेंट से हमने क्या कर लिया, ये गेट है और मान लेते हैं हमने इस गेट को क्या कर लिया है, पूरा इस प्रकार से इस गेट को पेंट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब पेंट करने से क्या होगा, देखो बात करते हैं ऐसे गेट की जिसे हमने पेंट नहीं किया हुआ। मान लेते हैं ये एक ऐसा गेट है जिसे हमने पेंट नहीं किया हुआ। चलिए अब इसे पेंट नहीं किया हुआ तो यहाँ पर जो है ये जो जल है जिसे हम बच्चों H2O कहते हैं और ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, इस पर क्या करेगा, इसके संपर्क में आएगा। जल और ऑक्सीजन बिल्कुल इससे टकराते रहेंगे, इसके पास पास रहेंगे। क्या हम बात करें नमी, हम जिसे कह सकते हैं, नमी में क्या होता है, पानी भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, तो हम जल और ऑक्सीजन कहें या वाटर और ऑक्सीजन कहें या हम नमी कहें, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, इसके सरफेस पर आती हैं, इसके साथ क्या करती हैं, एक्सपोज होती हैं, इसके साथ रिएक्शन करती हैं और आयरन ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, अब आयरन ऑक्साइड को ही जंक कहा जाता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे इसके पार्ट्स पर आपको दिखने लगेगा कि धीरे धीरे, अच्छा ये एक धीमी प्रोसेस होती है, यानी कि धीरे धीरे ये प्रोसेस होती रहती है। ऐसे नहीं कि आज हमने खुला रखा कल जंग लग गया, नहीं, धीरे धीरे ये प्रोसेस होती रहती है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप इस सरफेस को क्या कर ले बच्चों, पेंट कर ले। अब आपने क्या कर लिया है, पेंट कर लिया है। पेंट करना यानी कि इसके बाहर से एक पतली पेंट की लेयर आ चुकी है गेट के बाहर से। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये जो H2O है बच्चों, ये जो है इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। क्या करेगा, इस पर अटैक नहीं कर पाएगा।
जिस वजह से ये इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा और कुछ भी जो है जंक फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये गेट जो है जंक से बच जाएगा। ठीक है, पहले नहीं बचा हुआ था क्योंकि पहले देखो इसके बाहर से कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं थी। ठीक, अब क्या है, अब इसके बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि पेंट की लेयर है, जो क्या कर लेता है, बचाव करता है। ठीक, चलिए तो इसको रीड कर लेते हैं बच्चों। लोहे में जंग लगने के लिए पानी, नमी और ऑक्सीजन के संपर्क की आवश्यकता होती है। जंग लगने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों पानी और ऑक्सीजन, या हम कहें मॉइस्चर यानी कि नमी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यानी कि आवश्यक है जंग लगने के लिए। लोहे के गेट पर पेंट करके हम क्या करते हैं बच्चों, हम लोहे, ऑक्सीजन और पानी के बीच संपर्क को रोकते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमने यहाँ पर इस पर क्या कर लिया, पेंट कर लिया, तो हमने ऑक्सीजन और पानी के संपर्क से इसको क्या कर लिया, रोक लिया, इस गेट को बीच में आने नहीं दिया। इससे लोहे में जंग लगने से बचाव होता है। अब इससे क्या होगा, लोहे से जंग लगने में बचाव, लोहे में जंग लगने से बचाव होगा। अब किसी भी प्रकार का जंग यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक, चलिए ये तो बात हो गई पेंट की। तो अब आप हमें बताइए कि पेंट के अलावा क्या कुछ और भी है जिससे हम जंग लगने की प्रोसेस को रोक सकते हैं। कोई भी हमारे पास आयरन आर्टिकल है या मेटल का कोई आर्टिकल है, तो उसको जंग लगने से रोक सकते हैं क्या हम किसी और मेथड से। एक तो पेंट करना हमें समझ गया, एक पहला मेथड है पेंट करना। इसके अलावा क्या कोई और मेथड्स हो सकते हैं। हाँ बच्चों, इसके अलावा अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण भी जिसे कहा जाता है, तो ये भी एक मेथड है। इसके अलावा ग्रीस लगाना, है ना, पेंट लगाना या ग्रीस लगाना, ये भी क्या है, एक मेथड है। इसके अलावा एलॉय हम बना सकते हैं, जैसे हम आयरन के एलॉय बना लेते हैं स्टेनलेस स्टील को। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता। चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समझाइए कि रेगिस्तान की अपेक्षा जो तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक तेजी से क्यों लगता है। अब रेगिस्तान में हम जानते हैं कि क्या है, इतनी नमी, इतना मॉइस्चर नहीं है, जबकि क्योंकि लोहे को जंग लगने के लिए क्या चाहिए बच्चों, जैसे कि हमने पिछले अपने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि लोहे के को जंग लगने के लिए चाहिए ऑक्सीजन और साथ में चाहिए पानी, या जिसे हम नमी कह रहे हैं। तो ऑक्सीजन और नमी चाहिए। ठीक है, जबकि रेगिस्तान वाला जो एरिया है वहां पर क्या होता है, नमी उतनी ज्यादा नहीं होती जितने तटीय क्षेत्रों में होती है। तो तटीय क्षेत्रों में ज्यादा नमी होने के कारण ज्यादा जल्दी जंग लगता है। तो ये सिंपल सा आंसर हमारा हो सकता है। चलिए तो आंसर को रीड करते हैं यहाँ से। लोहे में जंग लगने के लिए हम जानते हैं पानी यानी कि नमी और ऑक्सीजन के संपर्क की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्रों में रेगिस्तान की तुलना में आर्द्रता अधिक होती है, इसीलिए रेगिस्तान की तुलना में तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग जल्दी लगती है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक सिंपल सा आंसर था। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से 2-3 बार पढ़ना है, फिर आपको समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आप अगर एक बार समझ लेंगे तो आप आसानी से इसका उत्तर प्रिपेयर कर लेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे क्या उत्तर लिखना है और किस प्रकार से इसका उत्तर होना चाहिए। चलिए तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अच्छा क्वेश्चन को देख के कभी भी घबराना नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, नहीं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है। कभी कभी जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इजी होते हैं। ठीक है, चलिए तो रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं उसे द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी कहते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि रसोई में हम जिस गैस का उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए उसे एलपीजी कहते हैं। ठीक है, सिलेंडर में यह द्रव अवस्था में रहती है। अब बात करते हैं जो एलपीजी के सिलेंडर्स होते हैं,
इनमें जो ये गैस होती है बच्चों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे कहा जाता है, ये द्रव अवस्था में इसमें होती है सिलेंडर्स में। सिलेंडर से बाहर आने पर ये क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। ठीक है, परिवर्तन ए। और फिर जल जाती है, परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथन पर परिवर्तनों से संबंधित हैं, सही कथन चुने। चलिए, तो हमें क्या करना है, इनमें से सही कथन चुनना है। तो पहला है कि प्रक्रिया ए एक रासायनिक परिवर्तन है, दूसरा है प्रतिक्रिया बी एक रासायनिक परिवर्तन है, तीसरा है प्रक्रिया ए और बी दोनों रासायनिक परिवर्तन है, और चौथा है इनमें से कोई भी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, देखो इसका आंसर सिंपल सा बी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो जो बी वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा कि गैस जो है वो जल जाती है, तो ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। जबकि पहला वाला क्या है, देखो पहले ये गैसियस फॉर्म में थी, यानी कि गैसीय अवस्था में थी, तो अब इसे हमने गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित कर लिया है। तो जब ये गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुई, वापस द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में भी परिवर्तित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और दूसरी चीज, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बना, इसीलिए ये पहला वाला जो है ये कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि जो ए वाला है जिसको हम परिवर्तन ए कह रहे हैं, ये कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। बात करते हैं जो सेकंड है, और फिर ये जो सिलेंडर से गैस बाहर आती है ये जल जाती है। तो जलती है ना, जलना क्या है, ये दहन की प्रक्रिया है, तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो ये जो बी वाला परिवर्तन है बच्चों, ये जो बी वाली प्रोसेस हमने देखी, बी वाला पॉइंट हमने देखा, ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड वाला। ठीक, चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बस आपको ध्यान रखना था। चलिए, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अवायवीय जीवाणु पशु अपशिष्ट को पचाकर बायोगैस उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल क्या करते हैं, बायोगैस उत्पन्न करते हैं। फिर बायोगैस को ईंधन के रूप में जलाया जाता है, बिल्कुल जलाया जाता है। ठीक, चलिए, तो निम्नलिखित कथन पर परिवर्तनों से संबंधित है। ये हमें यहाँ पर कथन चुनना है। तो पहला है प्रक्रिया ए, क्या ए वाली जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल ए वाला क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जो जीवाणु है, पशु हैं, वो क्या करते हैं, अपशिष्ट को पचाकर बायोगैस उत्पन्न करते हैं, तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, बायोगैस को हम ईंधन के रूप में जलाते हैं, तो ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि जो प्रक्रिया ए है और प्रक्रिया बी है, दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, दोनों क्या है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन है। सिंपल। चलिए, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं। चलिए, तो एक एक करके इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, हमें ये बताना है। ठोस पदार्थों का द्रव में पिघलना, क्या ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये तो एक भौतिक परिवर्तन है। द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। गैसों का द्रव में द्रवीकरण, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। लास्ट ऑप्शन है हमारा पदार्थ का क्षय, ये बच्चों एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण हमें देना है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा हो सकता है यहाँ पर,
बादलों का निर्माण, क्या बादलों का निर्माण एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला, बिजली की रोशनी का चमकना, क्या ये एक रासायनिक परिवर्तन है? सोडियम को पानी में डालना, क्या सोडियम को पानी में डालना एक रासायनिक परिवर्तन है? या नमक का पानी में घुलना, देखो नमक का पानी में घुलना तो एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लेकिन बात करते हैं सोडियम को पानी में डालना। तो सोडियम मेटल कैसा होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव करता है। तो सोडियम मेटल को जब पानी में डाला जाता है बच्चों, तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये बर्न करता है, ठीक है, एक्सप्लोजन यहाँ पर होता है, यानी कि एक प्रकार का विस्फोट हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा इनमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं है? पहला है बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना तो हम जानते हैं ये एक भौतिक परिवर्तन है, तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, यही है इसका आंसर, बर्फ का पिघलना, क्योंकि ये तो भौतिक परिवर्तन है, हम जानते हैं। देखो कार्बन चक्र है, या पदार्थों का निर्जलीकरण है, या पदार्थों का किण्वन है, तो ये सारे ही बच्चों क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बर्फ का पिघलना किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करेगा? अब रासायनिक परिवर्तन इनमें से क्या उत्पन्न करेगा? गेहूं को पीसकर आटा बनाना, या गैस चूल्हा जलाना, झील में पानी का वाष्पीकरण, बिजली की घंटी बजाना। तो देखो बच्चों, बाकी सारे तो हमारे क्या है? भौतिक परिवर्तन है ना, जैसे गेहूं से गेहूं का आटा ही तो बन रहा है, ठीक। जैसे झील का पानी वाष्प में ही तो परिवर्तित हो रहा है, वाष्प से वापस से पानी बनाया जा सकता है। तो गैस चूल्हा जलाना, ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों? क्या वो अस्थायी होता है? बिल्कुल नहीं, वो क्या होता है? स्थायी होता है। क्या वो प्रतिवर्ती होता है, या एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है? एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है। अपरिवर्तनीय होता है, और एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है, ठीक है। हमेशा प्रकाश के आदान प्रदान के साथ नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। फोर्थ वाला प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा के आदान प्रदान के साथ कभी नहीं, नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर होगा बच्चों थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो जल में घुलनशीलता, दहनशीलता, बच्चों देखो दहनशीलता यानी कि आग जलना, ये तो एक रासायनिक परिवर्तन है। हवाई ऑक्सीकरण, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जल के साथ अभिक्रिया, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जल में घुलनशीलता ये कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जैसे हम कहें नमक का जल में घुलना, अब नमक जल में घुल रहा है, दोनों को हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों आज हमने फिजिकल और केमिकल चेंज चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए, जो कुछ हमने डिटेल क्वेश्चन आंसर किए, कुछ उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी थे, साथ ही हमने कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी किए। बाकी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशंस में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।